हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेज ऑफ बैंकिंग सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी। हमने चैप्टर 2 कवर कर लिया है, तो चैप्टर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं और इसको भी हम एमसीक्यूज की हेल्प से कवर करेंगे। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की, लेकिन उसी के साथ मैं आपको एक बारी फिर से रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी भी ये लेक्चर आप हमारी वेबसाइट examprep.com पर देख रहे हैं या यूट्यूब के किसी डेमो सेशन के अंदर देख रहे हैं, तो हमारी एग्जाम प्रेप ऐप अवेलेबल है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्लासेस के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो ऐप के ऊपर ही मिलेंगे। और करंटली हमारा रेफरल प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को कोर्सेज रेफर कर सकते हैं, उनको भी हेल्प कर सकते हैं जैब क्लियर करने में या डीबीएफ का एग्जाम जो है क्लियर करने में, और साथ में आप अर्निंग भी कर सकते हैं। अभी करंट प्लान के अकॉर्डिंग 1000 पर रेफरल अवेलेबल है। जाइए ऐप को देखिए, एक्सप्लोर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को रेफर कीजिए, हेल्प कीजिए उनको भी अपना करियर बूस्ट करने के लिए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू के साथ। सबसे पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट एज पर द केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट है केवाईसी करने के पर्पज के लिए, इन ऑप्शंस में से कौन सा है? पासबुक, यूटिलिटी बिल, पासपोर्ट, इनकम सर्टिफिकेट। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहां पर ऑफिशियल वैलिड जो डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट होगा। तो यहां पर आपको एक छोटी सी शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, OVD, बहुत बार यूज होगी, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, तो ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स के अंदर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट शामिल हैं उनको भी हम देख लेते हैं साथ के साथ। जैसे पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसके बाद आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, नरेगा जॉब कार्ड हो गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जॉब कार्ड, और उसके बाद एनपीआर लेटर। तो एनपीआर की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लेटर जो है ये भी आपका क्या होगा, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट के अंदर काउंट होगा। इनको भी केवाईसी पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन ध्यान देना है कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे यूटिलिटी बिल हो गया, यूटिलिटी बिल के अंदर क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका जो एलपीजी गैस का कनेक्शन है उसका कोई यूटिलिटी बिल हो गया, टेलीफोन का कोई बिल हो गया, तो वो सभी यूटिलिटी बिल है। आर एक्सेप्टेड ओनली फॉर द एड्रेस वेरिफिकेशन। तो ये सभी बिल टाइप के जो डॉक्यूमेंट होंगे ये आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन इनको वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं कहेंगे। और बैंक पासबुक और इनकम सर्टिफिकेट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट, वैलिड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो याद रखना है, ये नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर पीएमएलए, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हु इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग द कस्टमर्स आइडेंटिटी व्हेन थर्ड पार्टी सीडीडी इज यूज्ड। अब यहां पर एक टर्म आपको समझनी है, थर्ड पार्टी सीडीडी। सीडीडी स्टैंड फॉर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है, कस्टमर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इनका वेरिफिकेशन, जो इनकम सोर्स है, इनकम सोर्स का वेरिफिकेशन, और किस पर्पज के लिए अकाउंट ओपन करा रहा है, ये सभी जानकारी कस्टमर के बारे में क्या कहलाता है, सीडीडी कहलाता है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, जब एक कस्टमर बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कराता है तो डायरेक्टली बैंक ही इसको क्या करता है, वेरीफाई करता है, लेकिन कई बारी बैंक इस काम को किसी थर्ड पार्टी को सौंप देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बैंक अपनी केवाईसी करना है कस्टमर्स का, तो ये केवाईसी करने का काम पोस्ट ऑफिस को सौंप सकता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस या कोई और एंटिटी बैंक के बिहाफ पर क्या कर रही होगी, केवाईसी कर रही होगी, और बाद में अगर
केवाईसी गलत केवाईसी कर दी जाती है और बाद में कुछ भी होता है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो किसे माना जाएगा, थर्ड पार्टी को माना जाएगा या बैंक को माना जाएगा? तो आंसर होगा बैंक उसके लिए लायबल रहेगी, रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी के बारे में कि अंडर पीएमएलए हु इज प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग द कस्टमर्स आइडेंटिटी व्हेन थर्ड पार्टी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस इज यूज्ड। तो उस केस में बैंक, जिस बैंक के लिए वो केवाईसी की जा रही है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, द बैंक ऑनबोर्डिंग द कस्टमर्स, द बैंक ऑनबोर्डिंग द कस्टमर्स। जिस बैंक का कस्टमर है वही बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के अंदर क्या किया जाता है। ये तो मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूं, कस्टमर के बारे में पूरी पहचान करना कि उसके डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, कैसे हैं, सही है या नहीं है, किस पर्पज के लिए अकाउंट ओपनिंग की जा रही है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सभी चीजों के चेक करना ही CDD कहलाता है। एक CCD होता है, ठीक है, कैफे कॉफी डे, वो एक अलग चीज होती है। ठीक है, ये क्या है, CDD, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, कस्टमर के बारे में वेरीफाई करना। तो आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग द कस्टमर्स, पर्पज ऑफ अकाउंट ओपनिंग एंड बैंकिंग एंड द नेचर ऑफ एक्टिविटी, यानी कि कहां से उसका इनकम सोर्स हो रहा है, तो यही क्या कहलाता है, CDD कहलाता है। CDD इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स, अंडरस्टैंडिंग देयर एक्टिविटी, बिजनेस लोकेशन एंड इंटेंडेड यूज ऑफ सर्विस, ये सभी क्या कहलाता है, CDD कहलाता है। फॉर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस which of the following is not a required measure before account opening। अब इस क्वेश्चन को आप समझना है कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा पर्सन जिसका संबंध पॉलिटिक्स से है और वो किसी ऊंचे पद के ऊपर बैठा है, किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर बैठा है और वो बैंक में अकाउंट ओपनिंग के लिए जाता है, तो क्या उसका अकाउंट जो है केवल आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे फेस टू फेस हो चाहे ऑनलाइन हो, उसको करके ही आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर दोगे और वो जो डिपॉजिट्स करेगा उसको सेट कर लोगे? नहीं। इस केस में क्या गाइडलाइंस है, इस केस में आपको अपनी हायर अथॉरिटी से पहले अप्रूवल लेनी होगी, देन ही आप उसको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराओगे। डायरेक्ट उसको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करानी है, उसका डायरेक्टली अकाउंट ओपन नहीं करना है, जस्ट नॉर्मल केवाईसी की तरह उसकी अकाउंट ओपनिंग नहीं होगा। तो आइए यहां पर कि ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, उसका आधार वेरिफिकेशन ही मैंडेटरी नहीं है, आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो PEP का मतलब क्या है, पर्सन एक्सपोज्ड पॉलिटिकली, ऑनबोर्डिंग रिक्वायर्स सीनियर लेवल अप्रूवल्स। तो जो आपके रीजनल हेड हैं या जो भी हैं उनसे आपको क्या लेनी होगी, अप्रूवल लेनी होगी। पब्लिक इंफॉर्मेशन चेक करनी होगी कि उसकी मार्केट में क्या सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि पब्लिक में उसके बारे में क्या डाटा अवेलेबल है, सोर्स ऑफ इनकम वगैरह के बारे में, वो सभी चेक करना होगा। और वो जो फंड आपके बैंक के अंदर लेकर आ रहे हैं उसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ फंड वेरिफिकेशन, ये सब करना होगा। केवल आधार वेरिफिकेशन से काम नहीं चलेगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है और रिस्क के चक्कर में आपके बैंक को यूटिलाइज ना कर लिया जाए, ठीक है, इसलिए आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। उसके बाद है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर क्रेडिट इन स्मॉल अकाउंट, स्मॉल अकाउंट किनको कहा जाता है, ठीक है। तो एक चीज आपको याद होगी कि अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे के चैप्टर्स में वो चीजें आएंगी, कि याद होगा जनधन अकाउंट ओपन किए गए थे, ठीक है। तो जनधन अकाउंट किस पर्पज के लिए ओपन किए गए थे, तो जनधन अकाउंट पर्पज के लिए ओपन किए गए थे फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि वित्तीय समावेश। वित्तीय समावेश का मतलब क्या हुआ, जो लोग बैंकिंग सेक्टर से अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हैं उन लोगों को बैंकिंग सेक्टर से कनेक्ट करना। फॉर एग्जांपल जो लेबर क्लास है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अर्न नहीं करते तो उसको बैंक अकाउंट की ज्यादा नीड नहीं होती थी, तो वो अकाउंट ओपन नहीं कराती थी, तो उनको अकाउंट, उनकी अकाउंट ओपनिंग कराना। या मान लो कोई रिक्शा चालक है तो वो बहुत ज्यादा अर्न नहीं करता है, तो उसको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना, तो उन लोगों को कैसे कनेक्ट करें, तो उन लोगों को कनेक्ट करने के लिए हमने एक अकाउंट बनाया था BSBDA, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के अंदर क्या है, आप
जीरो बैलेंस के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मिनिमम केवाईसी के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और आपको डेबिट कार्ड फ्री दिया जाता है और आपके ऊपर कुछ एनुअल चार्जेस भी नहीं लगाए जाते हैं। लेकिन ये अकाउंट ओपन कराने के लिए अगर किसी के पास ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, वैलिड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, देन उस कंडीशन में मिनिमम केवाईसी के साथ भी एक छोटा अकाउंट ओपन किया जा सकता है, जिसको हम स्मॉल अकाउंट कह सकते हैं। अब ये जो स्मॉल अकाउंट है, इसके अंदर वो पर्सन कितना पैसा डिपॉजिट करा सकता है? 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा सकता है इन ए ईयर, ठीक है, और किसी भी समय पर उसके अकाउंट में 50,000 से ऊपर का पैसा डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 लाख कैसे होंगे फिर? 50,000 डिपॉजिट किए हैं, कुछ पैसा निकाल लिया, फिर से कुछ नया डिपॉजिट हुआ, यानी कि पूरे साल में जो डिपॉजिट की ट्रांजेक्शन है टोटल 1 लाख रुपए की हो सकती हैं, और 10,000 ही पर मंथ वो विड्रॉल कर सकता है। मैक्सिमम लिमिट भी विड्रॉल करने की ये रहेगी। तो ये क्या कहलाता है? स्मॉल अकाउंट कहलाता है। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्रेडिट, यानी कि उस अकाउंट के अंदर मैक्सिमम कितना पैसा क्रेडिट किया जा सकता है एक साल के दौरान, तो आंसर क्या होगा? 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए। और इस टाइप के अकाउंट्स की कंप्लीट केवाईसी नहीं हो रखी, इसलिए इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो 1 साल या 2 साल के अंदर, यानी कि 12 और 24 मंथ के अंदर इसकी कंप्लीट केवाईसी कस्टमर के द्वारा करा लेनी चाहिए। इसको केवल सेल्फ डिक्लेरेशन के बिहाफ पर भी, कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट अप्लाई किया हुआ है उसकी रिसिप्ट या सेल्फ डिक्लेरेशन के बिहाफ पर भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। केवाईसी पीरियोडिक अपडेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई रिस्क कस्टमर्स इज एट लीस्ट वंस एवरी, ठीक है। क्वेश्चन ये है। अब यहां पर क्वेश्चन को समझिए कि जैसे हमने कस्टमर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हाई रिस्क कस्टमर्स, लो रिस्क कस्टमर्स और मीडियम रिस्क कस्टमर्स, तो उनकी पीरियोडिक केवाईसी होती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार केवाईसी कर दी और लाइफ टाइम अब वही चलती रहेगी, नहीं, समय समय पर केवाईसी होती रहती है। अगर हाई रिस्क कस्टमर है तो उसकी जल्दी जल्दी केवाईसी करनी होगी, तो कितने समय में? एवरी 2 ईयर्स। तो हाई रिस्क के लिए क्या हो जाएगा आंसर? एवरी 2 ईयर। वहीं पर मीडियम रिस्क के लिए इन 8 ईयर और लो रिस्क के लिए 10 ईयर। 10 ईयर में केवाईसी होनी चाहिए। तो इस बिहाफ पर क्या है, केवाईसी का टाइम निर्धारित किया जाता है। तो ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज्ड टू डिटरमाइन द बेनिफिशियल ओनरशिप इन ए पार्टनरशिप फर्म? फॉर एग्जाम्पल, मैंने और 2 फ्रेंड्स ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म क्या की है, स्टार्ट की है कोई बिजनेस करने के लिए। अब उस फर्म के अंदर मेरा ओनरशिप, ठीक है, मेरा बेनिफिशियल ओनरशिप है या नहीं है, वो कैसे निर्धारित होगा? अगर मेरी उस फर्म के अंदर 15% या 15% से ज्यादा जिस भी पार्टनर की शेयर होल्डिंग होगी, वो क्या कहलाएगा? उसकी ओनरशिप कहलाएगी, बेनिफिशियल ओनरशिप कहलाएगी उस फर्म के अंदर। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 15% कैपिटल, या तो 15% से ज्यादा की पूंजी जो है मैंने लगा रखी हो, या प्रॉफिट का शेयर मेरा 15% से ज्यादा, 15% या 15% से ज्यादा का आ रहा है, तो मैं क्या कहलाऊंगा? बेनिफिशियल ओनर कहलाऊंगा उस कंपनी का। तो मेरी भी केवाईसी होनी जरूरी है, तो मेरी भी केवाईसी होनी जरूरी है। उसके बाद है अंडर वायर ट्रांसफर नॉर्म्स। बताऊंगा वायर ट्रांसफर क्या होता है। अंडर वायर ट्रांसफर नॉर्म्स ऑल डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस ऑफ 50,000 एंड अबव मस्ट इंक्लूड। अब सबसे पहले वायर ट्रांसफर को समझिए। वायर ट्रांसफर क्या होता है? जनरली आज के टाइम में जो वायर ट्रांसफर होता है उसको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के साथ रिलेट किया जाता है, लेकिन वायर जो ट्रांसफर होता है वो 2 तरीके से होता है, एक डोमेस्टिक और एक आप क्या कह सकते हो, क्रॉस बॉर्डर। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? एक बैंक दूसरे बैंक को ऐसे समझो कि डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर क्या होता है, जब 2 डोमेस्टिक बैंकों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है पैसों के लिए, तो वो उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई पैसे ट्रांसफर करने के लिए, वो डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर कहलाएगा। जैसे आरटीजीएस या एनईएफटी के थ्रू हो गया इंडिया के अंदर। तो और एक इंटरनेशनल यानी कि क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर होता है कि एक फॉरेन का बैंक है और इंडिया का एक बैंक है, जब उनके बीच में पैसों का लेन देन हो रहा है, ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर कहलाएगा। एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, ठीक है, वायर ट्रांसफर का। अब मान लीजिए ये इंडिया है और इधर
यूएसए है, ठीक है। और इंडिया का एसबीआई बैंक है, ठीक है। और इधर का हम ले लेते हैं, मान लो सिटी बैंक है, ठीक है। और यहां पर ए कस्टमर है और यहां पर बी कस्टमर है, ठीक है। अब सिटी बैंक का अकाउंट इंडिया के अंदर है, ठीक है। और एसबीआई का अकाउंट क्या है, सिटी बैंक के अंदर है। एसबीआई का अकाउंट क्या है, सिटी बैंक के अंदर है। इतनी बात समझ में आई। अब मान लो बी पेमेंट करना चाहता है ए को, बी पेमेंट करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है ए को, तो ये अपने बैंक को कमांड देगा, सिटी बैंक को, और सिटी बैंक ट्रांसफर करेगी किसको, एसबीआई को। तो यहां पर सिटी बैंक एक्चुअल में पैसा ट्रांसफर नहीं करेगी, वो एक मैसेज भेजेगी स्विफ्ट के थ्रू, ठीक है। एक क्या करेगी, मैसेज भेजेगी कि आप अपने पास से इतना पैसा ए को दे दीजिए, हम बाद में सेटल कर लेंगे, हम बाद में सेटल कर लेंगे। तो ये जो मैसेज कन्वे हुआ, इस मैसेज को ही क्या कहते हैं, हम वायर ट्रांसफर कहते हैं। तो वायर ट्रांसफर के अंदर एक्चुअल में पैसा ट्रांसफर नहीं होता कि जैसे आप मुझे पे कर रहे हो तो ऐसे पैसा ट्रांसफर नहीं होता, बस कम्युनिकेट होता है कि आप मेरे बिहाफ पर उस पर्सन को वहां पर इतना पैसा दे दीजिए, हम बाद में सेटल कर लेंगे। ऐसे ही मान लो बी को पेमेंट करनी है यूएसए के अंदर सी पर्सन को, तो अब ए कमांड देगा एसबीआई को और एसबीआई कमांड देगा किसको, सिटी बैंक को, और सिटी बैंक किसको ट्रांसफर कर देगा, सी को। तो जितना भी आपस में लेन देन हो रहा है, इस लेन देन को बाद में सेटल कर लिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, वायर ट्रांसफर। अब यहां पर ये यूएसए था और ये इंडिया था, ठीक है। तो जब एक डोमेस्टिक कंट्री एक फॉरेन कंट्री है तो ये क्या कहलाया, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर। लेकिन जब यहां पर दोनों के दोनों बैंक इस तरीके से ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, दोनों ही इंडिया के हैं, तो ये क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर कहलाएगा। तो अंडर वायर ट्रांसफर नॉर्म्स ऑल डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस ऑफ 50,000 एंड अबव मस्ट इंक्लूड। तो अगर कोई भी इस तरीके से पैसों का लेन देन हो रहा है, चाहे डोमेस्टिक हो, वैसे तो यहां पर क्या पूछा गया आपसे, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का ही पूछा गया। तो हर एक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के अंदर क्या करना होगा, जो नेम ऑफ ओरिजिनेटर है, ठीक है, नेम ऑफ ओरिजिनेटर, एड्रेस एंड अकाउंट नंबर क्या करना होगा, शो करना होगा, ठीक है, इंक्लूड करना होगा। जैसे यहां पर बी पर्सन ने कमांड दी थी, तो बी पर्सन का नाम, उसका एड्रेस और उसका अकाउंट नंबर यहां पर ट्रांजैक्शन के अंदर मेंशन किया जाएगा, ताकि उसको ट्रेस किया जा सके, इजीली ट्रेस किया जा सके, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर 50,000 और अबव मस्ट इंक्लूड द full originator information, ensure the traceability of funds and reduce the risk related to money laundering or terrorist funding. Similar rules exist for cross border transactions. तो मैंने बताया था क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के अंदर भी सिमिलर रूल होते हैं। As per PMLA, records of customers' identity must be preserved for how many years after the end of the relationship. अगर मान लो मैं किसी बैंक का कस्टमर हूं और मैंने वहां से अकाउंट क्लोज करवा दिया है, अकाउंट क्लोज करवाने के बाद भी उस बैंक को मेरे बारे में इंफॉर्मेशन कब तक अपने पास सेव रखनी है, अगले 5 साल तक, अगले 5 साल तक उसको सेव रखनी है। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी शायद किया था, तो ये आपको याद रखना है। या जरूरी नहीं है कि मैंने अकाउंट क्लोज ही करवा दिया, मैंने अकाउंट में यूज कर रहा हूं, अकाउंट क्लोज बिल्कुल नहीं करवाया है मैंने, और मैंने कोई ट्रांजैक्शन की है, तो कोई भी मैंने जो ट्रांजैक्शन की है उसका अगले 5 साल तक बैंक के पास रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। In case of non-face-to-face Aadhaar-based account opening, the total credit in 1 year must not exceed. इसका मतलब ये है कि आज के टाइम में तो क्या है, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो ऑनलाइन केवाईसी आ गया है, फेस टू फेस केवाईसी हो जाती है, ऑनलाइन केवाईसी हो जाती है, और फेस टू फेस केवाईसी करनी है तो आप ब्रांच में जाकर भी कर सकते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन केवाईसी नहीं हो रही थी, ऑनलाइन फेस वाली केवाईसी नहीं हो रही थी, तो उस टाइम पर केवल आपके आधार नंबर और आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर, ठीक है, ओटीपी सेंड करके आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाता था। तो उस केस को ही हम क्या कहेंगे, नॉन फेस टू फेस आधार बेस्ड,
ठीक है। नो, आपके आधार नंबर को यूज करके आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसके थ्रू ही आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता था। तो उस केस में उस ओपन किए गए अकाउंट के अंदर मैक्सिमम कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो आप एक साल के अंदर, तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए क्रेडिट कर सकते हो। तो 2 लाख रुपए क्रेडिट कर सकते हो, किसी भी समय पर 1 लाख रुपए तक का उसके अंदर मैक्सिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हो, और 60,000 रुपए तक का उसके ऊपर लोन भी मिल सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा, उससे ज्यादा के लिए आपको कंप्लीट केवाईसी करवानी होगी, फेस केवाईसी करवानी होगी। इन केस ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस ओनली, व्हाट डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द कस्टमर फॉर केवाईसी अपडेशन। अगर मान लो किसी कस्टमर का एड्रेस चेंज हो गया है, तो उस केस में कौन से डॉक्यूमेंट के थ्रू केवाईसी की जा सकती है, तो केवल सेल्फ डिक्लेरेशन से भी काम चल जाएगा। यूटिलिटी बिल है तो यूटिलिटी बिल के थ्रू भी काम चल जाएगा, लेकिन केवल एड्रेस है तो एड्रेस ओनली है, तो एड्रेस ओनली के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन एनएफ है। सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है, एनएफ है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू हो सकता है आपकी केवाईसी। For the sole proprietorship firms, how many documents are required in addition to CDD of proprietor? Proprietor कौन होता है? ठीक है, जब कोई एक व्यक्ति कोई बिजनेस या फर्म स्टार्ट करता है तो प्रोप्राइटर कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं अकेला व्यक्ति क्या करूं, एक बिजनेस स्टार्ट करूं, एक कंपनी बनाऊं, तो मैं प्रोप्राइटर कहलाऊंगा। तो प्रोप्राइटर केस में केवाईसी करने के लिए यानी कि अकाउंट ओपनिंग के लिए कम से कम कितने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो कम से कम 2 वैलिड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 2 वैलिड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड, लाइक जीएसटी नंबर हो, ठीक है, जीएसटी सर्टिफिकेट हो, शॉप लाइसेंस हो, या टैक्स रिटर्न हो, या यूटिलिटी बिल हो, कोई भी 2 डॉक्यूमेंट होंगे उससे मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। एक आपका वैलिड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और दूसरा आपका आपने अप्लाई कर रखा हो, ठीक है, वो भी चल जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन रिसिप्ट भी चल जाएगी। ठीक है। Which of the following is not a condition for the digital KYC capture? डिजिटल केवाईसी कैप्चर करते समय कौन सी कंडीशन नहीं है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन होती है। जैसे मान लो मेरी ऑनलाइन केवाईसी कर रहा हूं, मैं घर बैठकर किसी बैंक की मैंने ऐप इंस्टॉल की और उसमें अकाउंट ओपन कर रहा हूं, डायरेक्टली घर बैठे केवाईसी कर रहा हूं। तो केवाईसी या किसी थर्ड पर्सन यानी कि जो कॉरस्पॉन्डेंट होते हैं, एजेंट होते हैं, एजेंट्स के थ्रू मैं क्या कर रहा हूं, केवाईसी कर रहा हूं। तो उस केवाईसी के अंदर क्या होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड इन फोटोग्राफ। उसके बाद क्या है, जब वो मेरा फोटोग्राफ कैप्चर करेंगे तो उसमें साथ में जीपीएस और टाइम स्टैंप कैप्चर करेंगे, उसका वाटरमार्क उस फोटो पर बनना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कैफ नंबर ठीक से विजिबल होना चाहिए। कैफ का मतलब क्या है, यहां पर कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो फॉर्म फिल करेंगे उसका एप्लीकेशन नंबर भी प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। तो कौन सी मैंडेटरी नहीं है कि केवल वेबकैम के थ्रू ही, वेबकैम के थ्रू ही जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल मोबाइल के कैमरे से भी, कैसे भी किसी प्रकार के कैमरे से क्या कर सकते हो, केवाईसी के लिए यूज कर सकते हो, फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो वेबकैम मैंडेटरी नहीं है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है एज पर पीएमएलए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग द सस्पिशियस ट्रांजैक्शन टू एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। याद हो गया होगा आपको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। तो इसको अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन बैंक के अंदर मिलती है तो एफआईयू को रिपोर्ट कौन करेगा, तो लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफिसर। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, प्रिंसिपल ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द फाइनल कॉल टू रिपोर्टिंग द एफआईयू। लास्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ CKYCR, मोस्ट इंपोर्टेंट है। CKYCR की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल नो यूर कस्टमर रिकॉर्ड रजिस्ट्री, सेंट्रल नो यूर कस्टमर रिकॉर्ड रजिस्ट्री। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिए। हर एक बैंक ऑनलाइन केवाईसी कर रहा है, हर एक बैंक अपना डाटा क्या करेगा, कैप्चर करेगा, सेव करेगा। अगर हर एक बैंक अलग अलग करेगा, हर एक एनबीएफसी अलग अलग डाटा स्टोर करेंगी, तो की कॉस्ट भी बढ़ेगी और बार बार केवाईसी करनी पड़ेगी सभी को। कि अगर मान लो आज मैं एक के अंदर अकाउंट ओपन करा रहा हूं, किसी दूसरी एनबीएफसी से लोन ले रहा हूं, तो बार बार मुझे डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे और केवाईसी करानी पड़ेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बनाया गया, CKYCR बनाया गया, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। रजिस्ट्री का मतलब क्या है, एक ऐसा कह लो कि एक ऐसा रूम बनाया गया जिसके अंदर सभी बैंकों के द्वारा जो केवाईसी की जा रही है
और सभी एनबीएफसी के द्वारा केवाईसी की जा रही है, उन सभी का जो डाटा है एक ही प्लेस पर स्टोर किया जाएगा, एक ही प्लेस पर स्टोर किया जाएगा। उसी को क्या कहा गया? CKYCR कहा गया। अब ये काम करने का जिम्मा किसको सौंपा? ये किसके थ्रू होता है? CERSAI के थ्रू होता है, सेरसाई के थ्रू, जिसको आप कह सकते हो सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसकी क्या होगी? फुल फॉर्म बनेगी। तो ये इसको, इस डाटा को स्टोर करती है, इस डाटा को स्टोर करती है। तो अब इसका फायदा क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कराया। अच्छा, दूसरी चीज क्या याद रखनी है, आप कहीं पर भी अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपका एक CKYCR नंबर जनरेट होता है। कहां कहां पर जनरेट होता है? जब भी आपकी कहीं पर भी केवाईसी की जा रही है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, चाहे वो बैंक हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, ठीक है, CKYCR का एक नंबर जनरेट होगा। अगर आपने बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कराया है तो आपकी मे बी पासबुक के ऊपर प्रिंट हो, अगर प्रिंट नहीं है तो आप बैंक के अंदर जाकर भी अपना CKYCR नंबर से ले सकते हैं। तो ये CKYCR एक 14 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, ये 14 डिजिट का नंबर होता है। इस नंबर का बेनिफिट क्या होगा कि मान लो आज आपने बैंक के साथ अकाउंट ओपन करवाया, केवाईसी करवाई, और कल को किसी दूसरी बैंक के अंदर आपको केवाईसी करवानी है या आपको लोन लेना है, तो वापस से डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है। आप अपना CKYCR नंबर 14 डिजिट का ये नंबर बता दीजिए, इस नंबर को टाइप करके ही वो क्या कर लेंगे, आपका डाटा वहां से फैच कर लेंगे। तो री केवाईसी किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर केवाईसी कराते हैं या किसी सेम बैंक के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आप केवाईसी कराते हैं, तो उस केवाईसी से आप बच जाते हैं, आपकी सीधी डिटेल वहां से ऑनलाइन फैच हो जाती है। ठीक है, तो इसको स्टोर करने का काम किसका है? CERSAI का है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यहां पर जो हमारा 15 क्वेश्चन है कवर हो जाते हैं। तो इस चैप्टर को भी हम ठीक 2 पार्ट के अंदर कवर करेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी, क्योंकि कंटेंट अगर चैप्टर में जाओगे ना, बुक के अंदर जाओगे, वहां से आपको इतनी आसानी से चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, और जल्दी से रिविजन भी हो जाती है यहाँ पर, और सेम क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। क्वेश्चन इनके अलावा नहीं आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।